गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त बीएल आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन विद बीएल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूं मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के। और हम पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत, और दिल्ली सल्तनत में हमने भाग 1, भाग 2 और भाग 3 पढ़ा। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है दिल्ली सल्तनत का भाग 4। और भाग 4 में हम आज पढ़ेंगे लोधी वंश और सल्तनतकालीन व्यवस्थाएं। तो बने रहिए मेरे साथ और शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक लोधी वंश। प्रथम देख लेते हैं आज की मोटिवेशनल लाइन। लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल देते हैं। दोस्तों, तन मन से पढ़ाई कीजिए और आपकी सफलता के लिए आपकी कुंडली में जो सितारे बैठे हैं वो भी अपनी जगह बदलने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपको सफलता निश्चित हो जाएगी। दोस्तों, ये आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए इसको और दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिए। आइए चलते हैं आज का हमारा टॉपिक। और आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली सल्तनत। पढ़ रहे थे हम और दिल्ली सल्तनत का भाग 1, 2, 3 हमने पढ़ा। आज भाग 4 है और भाग 4 में लोधी वंश, जो लोधी वंश और सल्तनतकालीन व्यवस्था है। हमने दिल्ली सल्तनत के अंदर गुलाम वंश पढ़ा, खिलजी वंश पढ़ा, तुगलक वंश पढ़ा और उसके बाद में लोधी वंश। ये 4 वंश गुलाम वंश के महत्वपूर्ण दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण वंश थे। तो उनमें से आज हमारा लोधी वंश और सल्तनत काल में क्या क्या व्यवस्थाएं थी उनके बारे में आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं लोधी वंश। और लोधी वंश 1451 से 1526 ईस्वी तक लोधी वंश के शासकों ने दिल्ली पर शासन किया था। इसके जो प्रथम प्रमुख जो राजा हुए थे बहलोल लोधी, जो 14 से 51 से और 14 से 89 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर रहे। और ये प्रथम अफगान शासक था। वह गिलजोई कबीले की शाखा साउखेल में पैदा हुआ था। मतलब जो गिलजोई कबीला था एक, उसकी साउखेल शाखा में ये पैदा हुआ था। 19 अप्रैल 1451 ईस्वी को बहलोल शाह जो है गाजी की उपाधि धारण कर बहलोल लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। मतलब इसने गाजी की उपाधि धारण की और ये दिल्ली की गद्दी पर बैठा। बहलोल लोधी ने बहलोली सिक्के, अपने नाम के ऊपर सिक्के जारी किए जिन्हें बहलोली सिक्के कहा जाता था। जुलाई 1489 ईस्वी में जलाली के निकट ये बीमार पड़े और वहां पर इनकी मृत्यु हो गई थी। मतलब इन्होंने शासन किया लेकिन अपने शासन के दौरान कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य नहीं किए और 1489 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई बीमार पड़ने के कारण। और उसके पश्चात में सिकंदर शाह लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा, जो 1489 से 1517 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर रहा। और इसने 17 जुलाई 1489 ईस्वी में सिकंदर शाह लोधी के ये सिंहासन पर बैठा था। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की नींव डालकर इसे अपने साम्राज्य की दूसरी राजधानी बनाया था। सिकंदर लोधी गुलरुखी के उपनाम की कविताएं लिखा करता था। तो मतलब लोधी वंश में बहलोल लोधी और उसके बाद में सिकंदर शाह लोधी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था। सिकंदर लोधी ने मुसलमानों को ताजिया निकालने, जो ताजिया निकालते हैं मुसलमान, वो ताजिया निकालने और मुसलमान स्त्रियों को पीर और संतों की मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब मुसलमान जो सिया सुन्नी वाला इनका मसला है, तो एक ग्रुप ताजिया निकालता है तो वो बंद करवा दिया था और जो स्त्रियां पीरों की मजार और संतों की मजार पर जाती थी वो भी बंद करवा दिया था। भूमि मापन के प्रमाणिक माप, जो गज ए सिकंदरी जिसको बोलते थे, जो 30 इंच का होता था, उसका प्रचलन भी सिकंदर लोधी ने ही किया था। सिकंदर लोधी के आदेश पर संस्कृत के एक आयुर्वेद ग्रंथ था, उसको फारसी में फरहंगे सिकंदरी के नाम से अनुवाद करवाया था इसने। सिकंदर लोधी के काल में गायन विद्या के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना फारसी में की गई थी। इब्राहिम शाह लोधी
इसके पश्चात में इब्राहिम शाह लोदी दिल्ली की गद्दी पर बैठा था और ये 1517 से 1526 ईस्वी तक दिल्ली में शासन किया। सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद जो गले की एक बीमारी हुई थी सिकंदर लोदी को, इस कारण से इनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद में 22 नवंबर 1517 ईस्वी को अमीरों ने सर्वसम्मति से दिल्ली के सिंहासन पर इब्राहिम शाह लोदी को बैठा दिया था। इब्राहिम लोदी के समय अफगान सरदार ने बिहार के गवर्नर दरिया खां लोहानी के नेतृत्व में विरोध कर दिया था। जब इब्राहिम लोदी गद्दी पर बैठा था तो बिहार का गवर्नर था दरिया खां, उसके नेतृत्व में कुछ अफगान सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। इब्राहिम लोदी एवं राणा सांगा के मध्य 1517 और 1517 में मिलता है, 1518 में मिलता है। इसमें क्या है, ये खातौली का युद्ध हुआ था जिसमें इब्राहिम लोदी की पराजय हुई थी। बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी की हत्या कर दी और उसके बाद में मुगल वंश की नींव रखी थी। तो इस दिल्ली सल्तनत के बाद में मुगल वंश की नींव रखी थी वो बाबर ने रखी थी। और जो दिल्ली सल्तनत का जो शासक था इब्राहिम शाह लोदी, उनको पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में पराजित किया और उनकी मृत्यु हत्या कर दी गई और उसके बाद में फिर मुगल सल्तनत की नींव रखी गई। अब देख लेते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में कई प्रमुख राजा हुए थे उनकी प्रशासनिक और आर्थिक व्यवस्था कैसी थी, वो किस तरह से काम करते थे। तो सुल्तान की उपाधि तुर्की शासकों द्वारा प्रारंभ की गई थी और महमूद गजनबी पहला शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की थी। महमूद गजनबी ने पहले शासक था जो सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला था। इल्तुतमिश ने अपने पुत्र के स्थान पर अपनी पुत्री रजिया को अपना उत्तराधिकारी मनोनीत किया था क्योंकि रजिया सुल्ताना जो थी वो काबिल थी, तो इसलिए इल्तुतमिश ने अपने पुत्र को गद्दी का उत्तराधिकारी नहीं बनाया, अपनी पुत्री को बनाया था। अलाउद्दीन खिलजी एकमात्र ऐसा सल्तनत वाला शासक था जिसने सुल्तान के पद को सर्वोच्च रखते हुए सिकंदर सानी की उपाधि ग्रहण की थी। मुबारक खिलजी सल्तनत का एकमात्र शासक था जिसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था, स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया था मुबारक खिलजी ने। सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था को प्रारंभ करने का श्रेय भी इल्तुतमिश को ही दिया जाता है, मतलब पक्की सेना रखना भी इल्तुतमिश ने शुरू किया था। सल्तनत काल में स्थायी सेना के गठन का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को दिया जाता है कि स्थायी रूप से सेना रहेगी। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सैनिकों की सीधी भर्ती तथा इन्हें नगद वेतन देने की प्रथा का प्रारंभ अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन ने घोड़े दागने की प्रथा भी प्रारंभ की, मतलब कि ये विशेष व्यक्ति का घोड़ा है उसको दाग करके उसमें निशान लगाया जाता था, तो घोड़ा दागने की प्रथा अलाउद्दीन ने शुरू करवाई थी। मंगोल सेना के वर्गीकरण को की दशमलव प्रणाली को सल्तनतकालीन सैन्य व्यवस्था का आधार माना गया था। इसके पश्चात सल्तनत काल में अच्छी नस्ल के जो घोड़े थे वो तुर्की अरबी और रूस से तुर्क से अरब से या रूस से मंगवाए जाते थे और हाथी जो है मुख्यतः बंगाल से मंगवाए जाते थे। काजी उल कुजात सुल्तान के पश्चात न्याय विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था, मतलब सुल्तान के पश्चात में सबसे बड़ा पद न्याय विभाग में काजी उल कुजात का होता था। सल्तनतकालीन कानून शरीयत कुरान एवं हदीस पर आधारित था। जो सल्तनत काल में जो कानून था वो शरीयत कुरान और हदीस पर आधारित था। मुस्लिम कानून के 4 महत्वपूर्ण स्रोत थे, कुरान, हदीस और इजमा और कयास। कुरान, हदीस, इजमा और कयास ये कानून के महत्वपूर्ण स्रोत थे। इन्हीं ग्रंथों में जो लिखा था उससे कानून फिक्स होते थे। मंत्रिपरिषद को मजलिस ए खलवत कहा जाता था, मजलिस ए खलवत कहा जाता था। जो मंत्रिपरिषद सुल्तान की हुआ करती थी उसको बैरम शाह जो इसमें हुआ दिल्ली सल्तनत में हुआ था जो 1240 से 1242 ईस्वी तक शासन पर रहा था और इसके समय नायाब ए मुमलिकत पद का सृजन हुआ था, मतलब एक पद शुरू किया था नायाब ए मुमलिकत और इस पर सर्वप्रथम इख्तियारुद्दीन ऐतकिन को नियुक्त किया गया था। दिल्ली सल्तनत को अनेक प्रांतों में बांटा गया था जो इक्ता कहा जाता था, जो अलग अलग टुकड़ों में बांटा गया था प्रांतों में उसको इक्ता कहा जाता था। और इक्ता या सूबा
एकता या सूबे का शासन जो है नायक नायक, वली, मुक्ति, ये तीन तीन नामों से पुकारा जाते हैं जो इन पर शासन करते थे उनको। तो नायक, बली और मुक्ति द्वारा संचालित होते थे जो एकता का शासन था। एकता को सिकों में मतलब जिलों में विभाजित किया गया था। जैसे एकता मान लीजिए राज्य है, तो राज्य को जिलों में विभाजित किया गया है। तो वो जिलों को उस टाइम पर सिक कहा जाता है, सिक या सिकों। सिकंदर सिकों की सिकंदर सिकों का प्रमुख होता था। जो जिला अधिकारी होता था वो सिकंदर हुआ करता था उस समय, जो एक सैनिक पदाधिकारी होता था। सिखों को परगना में विभाजित किया था। परगना जैसे आजकल जिले पंचायतों में विभाजित है, उसी तरह से जो पहले के सिख थे, वो सिखों जिले थे, उनको परगना में विभाजित किया गया था। परगने का एक प्रमुख आमिल होता था। मतलब जैसे पंचायत का मुखिया सरपंच होता है, इसी प्रकार से उस टाइम पे परगने का मुखिया आमिल होता था। और जो दोआब क्षेत्र था उसमें कुल 55 परगने थे, मतलब 55 पंचायत की तरह परगने थे जो दोआब क्षेत्र के अंदर थे। एक शहर या 100 गांव का जो शासन था उसकी देखरेख आमीरे सादा नामक अधिकारी करता था। मतलब एक बहुत बड़ा शहर हो गया या छोटे छोटे 100 गांव हो गए, उनकी देखरेख जो है आमिर ए सादा नाम का एक अधिकारी होता था, वो करता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। सल्तनत काल में बटाई जो प्रणाली थी उसको किस्मत गल्ला या गल्ला बख्शी या हासिल आदि नामों से जाना जाता था। मतलब किसी भी चीज को बांटना, और खास करके इसमें फसल आती है। तो सल्तनत काल में बटाई के जो है 3 प्रकार होते थे। तो एक तो खेत बटाई हो गई। तो खेत बटाई में खड़ी फसल या फसल बोने से के तुरंत बाद ही, मतलब जैसे ही फसल निकलना शुरू हुई तुरंत बाद ही खेत को बांटकर उसमें करों का निर्धारण कर दिया जाता था कि भाई आपकी फसल ये अच्छी पैदा होगी तो इतने कर लिया जाएगा। तो ये खेत बटाई होती थी। एक लंक बटाई होती थी, जो भूसे से अलग किए बिना ही कटी हुई फसल को, मतलब फसल पक गई, उसको काट लिया लेकिन उसका अनाज नहीं निकाला, तो एक बटाई उस प्रकार से की जाती थी, उसको लंक बटाई कहते थे। एक रस बटाई थी, जो खलियान में अनाज से भूसा अलग करने के बाद फसल का बंटवारा किया जाता। मतलब फसल और जो चारा होता है, मतलब अनाज और चारा, उसको अलग अलग होने के बाद जो बटाई होती है, जो वर्तमान में भी जो जमींदार होते हैं वो करते हैं, तो इसे रस बटाई कहते थे। तो ये खेत बटाई, लंक बटाई और रस बटाई 3 प्रकार से सल्तनत काल में बटाई की जाती थी। मुशरिक नामक अधिकारी लगान निश्चित करता था। एक अधिकारी हुआ करता था मुशरिक, जो कितना लगान किस पे लेना है वो निश्चित करता था। भूमि का नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान का निर्धारण मसाहत कहलाता था। मतलब भूमि को नाप लेते थे और नापने के बाद में उसका क्षेत्रफल जितना होता उसके हिसाब से उस पर लगान निर्धारित किया जाता था। और जो निर्धारित किया जाता था लगान, उसको मसाहत कहते थे। और इसकी जो शुरुआत थी वो भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। बलबन द्वारा एकता उत्तराधिकारियों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध लगा दिया था। मतलब जो दिल्ली सल्तनत में बलबन हुआ था, उसने उत्तराधिकार वो एकता एकता जो है, मतलब राज्य के जो उत्तराधिकारी होते थे, कि वो किसी एक उसका अधिकारी है, उसका बेटा ही मतलब उसका अधिकारी बनेगा। तो इस तरह की जो पद हस्तांतरण की जो प्रक्रिया थी, उसको बलबन ने बंद कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक के समय जजिया भूमि कर के अलावा अलग से रूप में वसूल किया जाता। मतलब जो फिरोज शाह तुगलक था उसके समय में जो जजिया कर है, एक तो भूमि कर जो पैदावार होता वो अलग लिया था, और जजिया कर अलग से वसूल किया जाता था। देवल सल्तनत काल के अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है। मतलब देवल सल्तनत जो काल में अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध था, देवल एक बंदरगाह था वो। अब इसके पश्चात में ये व्यवस्थाएं थी। अब दिल्ली सल्तनत काल में कौन कौन से सिक्के कौन कौन से राजाओं ने जारी किए थे, तो हम उनके बारे में देख लेते हैं। तो सिक्कों में एक सिक्का था देलीवाल सिक्का, और ये मोहम्मद गोरी ने चलाया था। और ये सोना चांदी या मिश्र धातु का बनाया जाता था। देलीवाल सिक्का मोहम्मद गोरी ने सोना चांदी या मिश्र धातु का बनाया जाता था। एक होता टंका या जीतल या अदल।
ये 3 नाम से पुकारते थे। ये सिक्का इल्तुतमिश ने चलाया था और ये चांदी का भी होता, तांबे का भी होता था। या चांदी और तांबे को मिक्स करके भी ये बनाया जाता था। एक मासा होता था जो इसे बलबन ने चलाया था और जो चांदी का ये हुआ करता था। टका ए अलाई एक सिक्का होता था, ये मुबारक शाह खिलजी ने चलाया और ये सोने से बना होता था। सरागिनी बे आदली मोहम्मद बिन तुगलक ने ये सिक्का चलाया था और ये चांदी और कांसे का हुआ करता था। अद्दा ए बिक फिरोज शाह तुगलक ने ये सिक्का चलाया था और ये तांबा या चांदी का सिक्का हुआ करता था। तो ये सिक्के थे जो सल्तनत काल में प्रचलन में थे। इसके बाद में सल्तनत काल में साहित्य और संगीत के बारे में देख लेते हैं कि सल्तनत काल में लाहौर फारसी भाषा के एक महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करता था। मतलब फारसी भाषा का जो महत्वपूर्ण केंद्र था वो लाहौर माना जाता था। जलालुद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित राज्य के पुस्तकालय का अध्यक्ष अमीर खुसरो को बनाया था। अमीर खुसरो सल्तनत काल में रहा था। तो जो एक पुस्तकालय बनाया था जलालुद्दीन खिलजी ने उसका अध्यक्ष अमीर खुसरो को बनाया था। तारीख अलाई के नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के प्रारंभिक 15 जो वर्ष थे उनकी घटनाओं के बारे में जो उल्लेख है वो हमें तारीख अलाई से मिलता है। फिरोज तुगलक के शासनकाल में शास्त्रीय रचना राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया था। शास्त्रीय रचना जो एक ग्रंथ है और राग दर्पण उनका फारसी में अनुवाद किया गया था। अब सल्तनत काल की स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। तो कुब्बत उल इस्लाम मतलब किसने क्या बनाया था? तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, एक कुब्बत उल इस्लाम नाम से मस्जिद बनाई थी और ये मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था और भारतीय इस्लामी शैली में निर्मित ये प्रथम स्थापत्य थी। मतलब तो भारत में जो इस्लामी धर्म फैला तो उसकी इस्लामी शैली की ये प्रथम स्थापत्य कला थी और इसका विस्तार जो है इल्तुतमिश ने और अलाउद्दीन ने करवाया था। मतलब निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया और इसको और आगे बढ़ाया था, इसको बड़ा बनाया था इल्तुतमिश और अलाउद्दीन ने। इसके बाद 2.5 दिन का झोंपड़ा, 2.5 दिन का झोंपड़ा परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। तो ये अजमेर में इसका निर्माण क्या है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था और ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती, संस्कृत विद्यालय था। अगर आपने देखा होगा तो मैंने राजस्थान के जिला की जानकारी में बताया था कि अजमेर में 2.5 दिन का झोंपड़ा जो इस 2.5 दिन के झोंपड़े को कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। इसकी दीवारों पर क्या है हरी केली नाटक का अंश लिखा हुआ, मतलब हरी केली नाटक की जो कहानी है वो इसकी दीवारों पर लिखी हुई है और ये पहले संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी। कुतुब मीनार जो दिल्ली के अंदर है और इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था और इल्तुतमिश ने इसे 3 मंजिला बनाया था। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका काम शुरू किया, फिर अधूरा रह गया तो इल्तुतमिश ने इसको फिर बनाया, इसको 3 मंजिला बनाया और उसके पश्चात फिरोज शाह तुगलक ने इसकी दोबारा से मरम्मत करवाई और एक और मंजिल इसको बढ़ाया। तो मतलब 4 मंजिलों में ये कुतुब मीनार को बनाया गया था। सुल्तानगढ़ी का मकबरा और इसका निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया और ये दिल्ली में स्थित है। इसके पश्चात अतारकिन का दरवाजा, इसका निर्माण भी इल्तुतमिश ने नागौर राजस्थान के अंदर करवाया था। हौजे शमसी इल्तुतमिश ने ये बदायूं में बनवाई थी हौजे शमसी। और अलाई दरवाज़ा ये कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है इसका प्रवेश द्वार है और जिसे अलाउद्दीन खिलजी ने ये बनवाया था। मतलब उस कुब्बत उल इस्लाम जो मस्जिद है उसका प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा कहते हैं और इसे अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। और यहाँ पर पहली बार घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब बनाया गया है। उसके बाद में है जमात खाना मस्जिद और इसका निर्माण भी जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। एक ऊखा मस्जिद है, ये मुबारक शाह खिलजी ने बनवाई और ये भरतपुर में बनवाई थी। तुगलकाबाद जो शहर है उसका निर्माण भी तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा है, ये दिल्ली में है और ये 5 कोणीय मकबरा, मतलब 5 कोने से बना हुआ है। नॉर्मली कोई मकान बनाते तो 4 कोने में होता है, ये 5 कोणीय है। आदिलाबाद किला दिल्ली में
मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, और कोटला फिरोज शाह दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। और एक काली मस्जिद है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित की गई थी। और खान ए जहाँ तेलंगानी का मकबरा, मतलब खान ए जहाँ तेलंगानी का मकबरा निजामुद्दीन में स्थित है, जो अष्टकोणीय मकबरा, मतलब इसमें 8 कोने हैं, और इसका निर्माण जो है जौना शाह ने करवाया था। तो सल्तनत काल में ये स्थापत्य कला थी। दोस्तों, ये था सल्तनत काल का आपका स्थापत्य कला और लोधी वंश। तो मुझे इस आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त। मैं मिलता हूँ मध्यकालीन भारत के इतिहास का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।